इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, ये दिया था। इनका नाम है F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, ठीक है। इन्होंने, इनका जन्म 1856 एंड डाइड 1915। इन्होंने एक किताब लिखी थी। किताब का जो है नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनका जो योगदान है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए है। अदर देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इनका योगदान काउंट नहीं होगा, बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो योगदान है वो इतना बड़ा था कि आज तक उनके बुक्स चलते हैं। इसलिए इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना जो योगदान दिया वो पूरा का पूरा इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन दिया। तो ये थियरी क्या है और कंसेप्ट क्या है, अभी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले टेलर के बारे में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। ये तुम 2-3 लाइन का ऐसे बोल सकते हो। जो पूरा नाम है इनका, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर वॉज अ मशीन शॉप वर्कर, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फोरमैन, मतलब जो वर्कर्स का हेड रहता है। स्टार्टिंग में इन्होंने, बोलते ना, वर्कर का काम किया, फिर वर्कर का हेड बना फोरमैन, और आगे चलकर चीफ इंजीनियर बना, और पायनियर मैनेजमेंट साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं। और इन्होंने अपना पूरा जीवन प्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए दे दिया। और वक्त के साथ साथ जैसे अनुभव पाया, उन्होंने एक किताब भी लिखी, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो 1911 को पब्लिश हुई। ही रोट ए फेमस बुक, टाइटल जो आज भी मिलती है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1911, ठीक है। सो पूरा का पूरा इनका विचारधारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के संदर्भ में था। और फिर तुमको आगे जो डेफिनेशन दिया है मैनेजमेंट F.W. टेलर में, मतलब क्या होता है, इन्होंने पूछा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, तो इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा डेफिनेशन लिखने से स्ट्रेंथ आता है आंसर को। ये तुमको जहां पे डेफिनेशन है वो तुमको लर्न करना है। क्या बोला है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट meant to do and seeing that they do in best and cheapest way। ये उनका मानना था मैनेजमेंट का, कि तुमको क्या चाहिए, तुमको जानना चाहिए क्या चाहिए, किस प्रकार से बनाओगे ताकि सबसे सस्ते में प्रोडक्शन कर सको। अगेन मैं बोलता हूँ, इनका थियरी पूरा प्रोडक्शन का था, और जो हेनरी फेयोल का थियरी जो हमने देखा था वो कंपनी एज अ होल के लिए था, ठीक है। तो टेलर ने जो बुक लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए। जैसे हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स थे, इनके भी कुछ प्रिंसिपल्स थे जो इन्होंने एक्सक्लूसिवली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए दिए। अभी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे जो उन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए प्रिंसिपल्स दिए। जो पहला था, साइंटिफिक नॉट रूल ऑफ थंब। बेसिकली ये क्या था, अब बात कर रहे हम
100 साल पहले की, 100 सवा 100 साल पहले की। आज तो प्रोडक्शन वेल प्लान्ड होता है, ठीक है, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट्स और ये सब रहते हैं। आई थिंक अपनी एक स्टूडेंट श्वेता के फादर भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है। आई थिंक प्रोडक्शन मैनेजर है ना श्वेता, तेरे फादर? श्वेता के फादर जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है। तो आजकल डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट्स और काफी प्रोफेशनल तरीके से प्रोडक्शन होता है फैक्ट्री में। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जो भी आदमी बाहर है, चल आप प्रोडक्शन में मदद कर, साइंस नहीं था टू द आर्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो उन्होंने क्या बोला कि प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब क्या होता है। जैसे कई बार मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, जब तुम पढ़ाई करोगे ना तो सवेरे थियरी किया करो क्योंकि फ्रेश रहते हैं। शाम को या लेट इवनिंग रात को थकान आ रहा है दिन भर का, तो अकाउंट्स रात को किया करो क्योंकि एकदम ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है अकाउंट्स में, बट थियरी में कंसंट्रेशन ज्यादा लगता है। तो इसमें भी साइंस है पढ़ाई का। सो उन्होंने क्या बोला कि जॉब का एनालिसिस करो और जॉब का एक बेस्ट तरीका होता है करने का। अब जैसे सिंपल सा एक घर पे रोटी भी बनती है, उसमें तुम आटा गूंदोगे, फिर जैसे एक रोटी तवे पे है, तब तक माता जी तुम्हारी क्या करती होगी, दूसरे जो रोटी को बेल देती होगी। सपोजिटली बेला नहीं, पहला रोटी बन गया, फिर वापिस से बेलने का टाइम जाएगा, तवा तो उतने टाइम खाली पड़ा हुआ है। तो पहला रोटी जब तवे पे सेक रहा है, वो जैसे बन जाता है तब तक उस टाइम में ही दूसरा रोटी बेला हुआ तैयार रहता है। सो टाइम सेव होता है, उसमें साइंस है, बराबर है। सो उन्होंने बोला कि प्रोडक्शन करने में हर एक टास्क में साइंस लाओ, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक वर्क स्टडी किया। उसमें बॉडी के जो मोशंस होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे तुमने नीचे से कुछ रॉ मटेरियल उठाया मशीन में डाला, उन्होंने क्या किया, जो बॉडी के मोशन है उसको स्टडी किया कि नीचे झुकने का पहला मोशन, उठाने का दूसरा, मशीन की ओर जाने का तीसरा, मशीन के अंदर वो रॉ मटेरियल डालने का चौथा, और हर एक मोशन को कितना टाइम लगता है उसको टाइम स्टडी किया। और फिर उन्होंने बोला कि इसको टाइम कम करने का कोई तरीका है क्या, वो उन्होंने ढूंढने की कोशिश किया। और फिर बोलते ना सबसे बेस्ट तरीका, फॉर एग्जाम्पल तुमको सीबीएस से कॉलेज रोड आना है, एक तरीका है सीबीएस से गोल गोल घूम के अशोक स्तंभ से आओ, दूसरा तरीका है त्र्यंबक नाका से आओ, तीसरा तरीका है बॉम्बे नाका से शॉर्टकट से वहां से गोल घूम के आओ, चौथा तरीका है सीबीएस से तुम जाओ पवन नगर गोल सिडको साइड, और एक तरीका है एक तरीका है सीधे सीबीएस से कॉलेज रोड आओ। तुमको मैंने 4 ऑप्शंस बता दिए। अशोक स्तंभ तुमको सीबीएस से पहले अशोक स्तंभ जाना पड़ेगा, फिर अशोक स्तंभ से गंगापुर आना पड़ेगा, वापस गोल घूम के, तो टाइम ज्यादा लगेगा। फिर त्रिम्बक नाका वापस तुमको तुमको वो साइड घूमना पड़ेगा, फिर त्रिम्बक नाका से स्ट्रेट आना पड़ेगा, वापस घूमना पड़ेगा। सो ये सब पहुंच तो जाओगे कॉलेज रोड, लेकिन टाइम और पेट्रोल जो लगेगा वो अशोक स्तंभ से ज्यादा लगेगा, त्रिम्बक नाका से ज्यादा लगेगा, उससे भी ज्यादा त्रिमूर्ति चौक से लगेगा। सो बेस्ट तरीका है स्ट्रेट आओगे, उसमें टाइम भी कम, कॉस्ट भी कम। तो फिर तुमने क्या किया, सब मेथड्स को अपनाया और सबसे कम टाइम जो लगा वो फॉलो किया। आया समझ में? पहला पॉइंट साइंटिफिक, जो सबसे कम टाइम लेता है, जो सबसे ज्यादा आउटपुट देता है, वो सबसे बढ़िया मेथड है उनके हिसाब से। करेक्ट? क्या सबको पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? यस और नो कंफर्म करो। यस। दूसरा तरीका, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। नाउ ये बात है 100 सवा 100 साल पहले की, 100 सवा 100 साल पहले की। तुम्हारे नॉलेज के लिए 1912 में जो टाटा स्टील कंपनी है, वो पहली कंपनी है जिसने वर्कर्स को 8 आवर्स का काम दिया। तब तक बाकी कंपनीज 12, 14, 16 घंटा काम करवा के लेती थी। इसके हिसाब से वर्कर्स काफी नाराज रहते थे, और जो मैनेजमेंट है, मालिक और वर्कर्स के बीच कभी जमता नहीं था, हमेशा झगड़ा और स्ट्राइक की स्थिति निर्माण होती थी। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या कहा कि प्रोडक्शन वाले लाने वाले लोग वर्कर्स। तो उन्होंने कहा कि एक पीसफुल माहौल चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स का।
दोनों ने एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक दिमाग लगाया। उन्होंने क्या बोला, हार्मनी के लिए मैनेजमेंट, बोलते ना एक थिंकिंग फंक्शन है, एक डूइंग फंक्शन है। उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट को प्लान करने दो वर्कर्स का काम, वर्कर्स को काम करने दो, दोनों एक दूसरे की भी दखलंदाजी करेंगे नहीं। सो उन्होंने थिंकिंग और डूइंग फंक्शन को दो भाग में बांटा। थिंकिंग फंक्शन विल बी मैनेजमेंट, डूइंग फंक्शन विल बी वर्कर्स। और पगार भी उन्होंने क्या किया, पगार इसमें नहीं दिया है, अगले क्वेश्चन में आएगा। उन्होंने पगार का भी पीस रेट के हिसाब से बोला कि तुम टारगेट दो वर्कर्स को, एक घंटे मतलब ऐसा सोचो 8 घंटे में 100 यूनिट बनाना है। भले ही उन्होंने 100 के बजाय 83 यूनिट्स बनाया, थोड़ा 17 यूनिट्स कम बनाया, उनको पगार पूरा दो, उनका पगार काटो मत। और तुमने उनको 100 यूनिट्स बनाने को बोला, उन्होंने पूरा 100 यूनिट बनाया, तो उनको 120 रुपया, 20% ज्यादा पगार दो। इससे क्या होगा, वर्कर्स भी खुश रहेंगे, तुम्हारा भी आउटपुट आएगा और रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। तो पॉइंट नंबर 2 बेसिकली बात करता है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच अच्छे संबंध का, जहां पे 100 साल पहले वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। मैनेजमेंट को लगता था वर्कर्स काम करे, वर्कर्स को लगता था मैनेजमेंट बहुत ज्यादा काम करवा के ले रहे। ये यशवी कुछ पूछना है, हाथ रेस किया है तूने? ये यशवी, तेरा हाथ रेज हुआ था, कुछ सवाल है? यदि नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तीसरा, मेंटल रिवॉल्यूशन। नाउ मेंटल रिवॉल्यूशन जो पॉइंट है, रेवोल्यूशन मतलब जिसको बोलते हैं ना सर्कल, सर्कलिंग। तो ये मेंटल रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट टेलर नहीं लाया। क्या होता है, एटीट्यूड एक एम्प्लॉय का होता है, एक मैनेजमेंट का होता है। अभी थिंकिंग फंक्शन कि तुमने प्लान किया वर्कर्स को दिन का, जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग होता है, प्रोडक्शन प्लान बनता है दिन का कि आज सवेरे 8 से 4 एक शिफ्ट है, 4 से 12 दो शिफ्ट है, रात को 12 से 8 तीसरा शिफ्ट है। तो सवेरे 7 साढ़े 7 बजे अगले 24 घंटे का प्लान तैयार रहता है। सो मेंटल रिवोल्यूशन क्या बोलता है कि जो एटीट्यूड है एम्प्लॉय और मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट ने प्लान कर लिया ना, तो वर्कर्स को काम करना है, ठीक है। तो दोनों का इंपॉर्टेंस में ऐसा नहीं कि प्लानिंग वाले का इंपॉर्टेंस ज्यादा है या तो फिर वर्कर्स का इंपॉर्टेंस ज्यादा है जो प्रोडक्शन करते हैं, दोनों का इंपॉर्टेंस इक्वल है। दोनों को एक दूसरे को कॉपरेट करके एक गोल अचीव होगा जिससे कंपनी का प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट बढ़ेगा। ये टेलर का मानना था। सो मेंटल रिवॉल्यूशन एक प्रकार का ऐसा एटीट्यूड जिसमें तुम दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो, किसी को कम या ज्यादा नहीं। हालांकि कंपनी में तुम देखोगे मैनेजमेंट को हमेशा पगार ज्यादा, सम्मान ज्यादा रहता है, वर्कर्स को हमेशा पगार कम और सम्मान कम रहता है। ये तो आज भी चलता आ रहा है। उसमें भी लेडीज को जो प्रॉब्लम्स आते हैं कंपनी में, जिसमें बोलते हैं ना कि जेंट्स ही ज्यादा तुमको मिलेंगे, लेडीज कम मिलेंगे, भले ही बोलते हैं कि लेडीज इक्वालिटी है। इक्वालिटी कहाँ है, वर्कर्स, 1000 वर्कर्स जो मशीन में काम करते हैं, लेडीज कितने मिलेंगे? अभी अभी फीमेल पायलट्स और फाइटर पायलट आ रहे हैं, लेकिन जहाँ 50-100 फाइटर पायलट है वहां पे एक लेडी है। कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, लेकिन नंबर में कहाँ इक्वालिटी है, 100 में वहां पे एक दो वुमेन है। एंटरप्रेन्योर्स भी आज के तारीख में जो नया स्टार्टअप्स करते हैं, तुम मुझे बताओ देश में स्टार्टअप में विमेन लोग कितने लोग स्टार्टअप करते हैं? औरत लोग ज्यादा से ज्यादा कुकिंग करेंगे, टीचिंग करेंगे, ठीक है ना, स्टिचिंग करेंगे, जैसे सिलाई का काम करेंगे, ब्यूटी पार्लर का काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इवेंट मैनेजमेंट थोड़ा बहुत करेंगे, या घरगुती मेस चलाएंगे। इसके ऊपर तुम मुझे बताओ कौन सा स्टार्टअप है जो आज के तारीख में विमेन को मौका मिलता है? तो यहाँ पे मेंटल रिवॉल्यूशन में एक एटीट्यूड की बात करते हैं। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स। अब ये पॉइंट क्या होता है, अभी वर्कर्स प्रोडक्शन करते हैं, बराबर है। साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स में इन्होंने क्या कहा, उस समय क्या होता था, वर्कर्स जो भी बाहर से जा रहा है उसको बोला ले 200 रुपया आएगा क्या काम करने, वो तुरंत हाँ बोल देता था। टेलर इसके सब खिलाफ थे। टेलर ने क्या बोला कि अब जैसे कॉलेज में लाइब्रेरियन जो रहता है, लाइब्रेरी के लिए एक लाइब्रेरियन, उसका अलग से कोर्स है लाइब्रेरी का। और जो इकोनॉमिक्स के टीचर सिखाते हैं वो नॉर्मली एमए इकोनॉमिक्स रहते हैं, जो कॉमर्स सिखाते हैं वो नॉर्मली
एमकॉम रहते हैं, जो अकाउंट सिखाते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या एमबीए फिनेंस रहते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, वर्कर्स को साइंटिफिकली सिलेक्ट करो। उन्होंने इस प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। उन्होंने क्या बोला कि बोलते ना, वर्कर्स को पहले तो साइंटिफिकली सिलेक्ट करो, जो जिसके काबिल है उसको वो काम दो। यदि काबिल ही नहीं वर्कर तो उसको काम कैसे दे सकते हैं। अभी आजकल एक कंपनी में टर्नर और फिटर, ये मशीन का काम है, प्लम्बर। मैं जैसे कुछ घर पे काम आया प्लम्बर का तो बुलाता हूँ, तो 5 मिनट में समझ में आता है बंदा स्किल्ड है कि नहीं। मैंने बीच में एक प्लम्बर को बुलाया था, वो बार बार फिसल रहा था, उसका हाथ साफ था कि वो ट्रेंड नहीं है। उसके पहले का एक प्लम्बर जो आउट ऑफ टाउन था, वो कंपनी में जॉब करता था, पूरे कंपनी का प्लम्बिंग का डिपार्टमेंट वो लोग कुछ 2-3 लोग हैं उनको दिया था। तो उसका हाथ ना एकदम स्थिर और फिक्स रहने का। तो ये जो प्लम्बर था नया था, पता नहीं बार बार गड़बड़ी कर रहा था। फिर एक बार कुछ एक्वागार्ड के फिट, कुछ तो फिटिंग में प्रॉब्लम आ रहा था, तो एक प्लम्बर को बुलाया था। उसने वो जो स्पैनर से टाइट करते इतना जोर से टाइट किया कि नट कोई टूट गया, नल ही में प्रॉब्लम आ गई। सो सीधा ऐसा है, किसी का हाथ जड़ रहता है। तो उसने क्या बोला, वर्कर्स को जो जिसमें फिट है काम के उनको साइंटिफिकली सेलेक्ट करो। अब मेरे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिशियन आता है, 20 साल से वही आता है किसी को, लेकिन क्लास में कुछ काम था तो दूसरे इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ा था, बिल्डिंग के सब बिल्डर के हिसाब से। अब उसका काम करने के तरीके से पता चल रहा था कि वो भी स्किल लेवल बहुत कम है उसका। अब ये जो मेरा जो इलेक्ट्रिशियन है, उसका स्किल लेवल इतना अच्छा है कि बराबर वो मेजर करेगा। कुछ दीवार में फोटो फ्रेम कुछ लगाना हो तो ऊपर नीचे नहीं होगा, एकदम स्किल्ड है। तो वही है, जो जिसके लिए सूटेबल काम के लिए उसको सिलेक्ट करो। अनजान लोग को सिलेक्ट करोगे तो तुम्हारा काम ठीक से होगा ही नहीं। और नेक्स्ट पॉइंट, साइंटिफिक ट्रेनिंग के बारे में उन्होंने क्या कहा कि जो भी वर्कर आता है, तुमको पता है मेरे आ, मेरे क्लास में 2 एयर होस्टेस रहे हैं। एक थी जेट एयरवेज में और एक थी किंगफिशर एयरलाइंस में। और अभी एक और है जिसकी बहन एयर होस्टेस है। तुमको पता है एयर होस्टेस बनने के लिए तुम्हारा जब सिलेक्शन होता है तो 8 महीने तुमको प्लेन में बैठने दिया नहीं जाता। 8 महीने वो लोग सिर्फ तुमको ट्रेनिंग देते हैं। और क्या होता है, एयर होस्टेस गुड लुकिंग होता है, तो प्लेन में ऐसे कभी कभार लोग रहते हैं जो एक हाथ दो छेड़, बहुत कम होता है लेकिन छेड़ देते हैं वर्कर एयर होस्टेस को। एयर, तुम जहाँ पे बैठे रहते हो ऊपर एक बटन रहता है, जहाँ पे बटन दबाओ तो उनको पता चलता है कि हाँ बुलाया, उस सीट पे लाइट लगती है ऊपर। तो कुछ लोग बार बार परेशान करने के लिए बटन दबा देते हैं ताकि एयर होस्टेस आए और बात कर सके, ऐसे रहते हैं। सब नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे 50,000 लोग दिन में फ्लाई करते होंगे इंडिया में, तो एक हाथ दो तो नमूने निकलते होंगे। तो इनको ट्रेन किया जाता है कैसे हैंडल, हर बार तो चिढ़ नहीं सकते ये लोग, इन लोग को ट्रेन किया जाता है कैसे हैंडल किया जाए ऐसे लोगों को। तो बोलने का तात्पर्य यह है, जब तुमने चौथे पॉइंट में साइंटिफिकली सिलेक्ट किया वर्कर्स को, तो अब उनको ट्रेनिंग दो, क्योंकि जब वो मशीन में काम करेंगे तो उनको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे जब नैनो, टाटा नैनो जब इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया था और जब इनको काम शुरू करना था, तो मैंने उनका डिस्कवरी चैनल में उसका देखा था। जो टायर के लिए ना नॉर्मली 4 नट्स होते हैं, इन लोग के 3 थे, क्योंकि कॉस्ट इन लोग को सेव करना था। तो इन्होंने क्या किया ट्रेनिंग करने के लिए ना, मैं किसका देख रहा था, एक इसका कोई तो टायर या कुछ तो टाइट कर रहा था, हाँ हाँ, कुछ तो मुझे टायर चेंज करना था गाड़ी का। एक आता है ना मशीन जिसमें तुमने वो मशीन लगाया तो अपने आप नट गोल गोल ड्र घूम के अपने आप टाइट हो जाता है, देखा है ऐसे मशीन। हाथ से अपने को स्पैनर की जरूरत नहीं पड़ता, वो मशीन डाला तो अपने आप वो नट गोल गोल स्क्रू अपने आप टाइट हो जाता है, देखा है तुमने ऐसा। तुमने भी एक मशीन आता है छोटा सा, जिसे जो स्क्रू ड्राइवर डालते ना दीवार में, पहले तुम हथौड़े से थोड़ा ठोकोगे,
और फिर वो स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को टाइट करोगे। आजकल एक मशीन आता है, वो स्क्रू ड्राइवर को के बजाय वो मशीन लगा है ना, बैटरी ऑपरेटेड रहता है, वो अपने आप टाइट कर देगा उसको। तो जब वो स्कूटर का टायर चेंज कर रहे थे तो उससे मैंने पूछा कि वो मशीन क्यों नहीं यूज कर रहा है, तो उसने बोला वो मशीन से ना इतना ज्यादा टाइट होता है कि अगली बार खोलते समय प्रॉब्लम आता है। तो ये नॉलेज और स्किल की बात है। तो इफ तुम्हारा सिलेक्ट हुआ है तो तुमको इस प्रोडक्ट में काम करने के लिए ट्रेनिंग देना पड़ेगा। अभी एक और एग्जांपल लेता हूँ। एक मेरा पहचान का था, उसने मुझे बोला था उसको काम जो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रहा है। उसने पहले एक काम किया था एक ऐसे सॉफ्टवेयर में जो कस्टम मेड था, मतलब ये स्पेसिफिक था। अब जो मेरा सॉफ्टवेयर, अपना जो सॉफ्टवेयर है क्लास का, जो क्लास प्लस कंपनी का है, वो एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है। उसमें ABCDE स्टैंडर्ड है, मतलब उसमें बैचेस, अटेंडेंस, जैसे अब MS ऑफिस पता है ना तुम्हारा, ये पावर पॉइंट एक स्टैंडर्ड है, फाइल, व्यू, उसमें कुछ नया जुड़ता नहीं है। मतलब तुम्हारे बुक में 100 पेज है तो 100 चीजें इसमें मिलेंगी, 101 नहीं। तो जहां पे पहले जॉब करता था ना, उसमें एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर था, कुछ नयापन नहीं तुम ऐड कर सकते थे। तो वहां से जॉब छोड़ के इसने इस कंपनी में ज्वाइन किया, जहां पे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर थे। सामने वाला क्लाइंट जब बोलता था हमको ऐसा चाहिए, तो ये लोग बना के देते थे। तो इसको बहुत प्रॉब्लम आना शुरू हो गया काम पे, क्योंकि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में ना जैसे नए नए चीजें आते हैं उसे सॉफ्टवेयर में भी बदलाव करना पड़ता है। तो इसको बहुत कठिनाई हो रहा था और इसको ट्रेनिंग नहीं दिया गया था, डायरेक्टली इसने जॉब ज्वाइन किया। तो इसको बहुत प्रॉब्लम आया। तो वही वाली बात है, जब तुम वर्कर्स को सेलेक्ट करते हो तो तुम्हारे काम के प्रति ट्रेनिंग तो दो, ताकि उसको पता चले कि तुम्हारा काम कैसा है। तो उसने बोला ट्रेनिंग वर्कर्स को साइंटिफिक तरीके से करो। छठवां पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी को दो भाग भाग में बांटो। एक होता है थिंकिंग फंक्शन, एक होता है डूइंग फंक्शन। टेलर बहुत क्लियर था, थिंकिंग फंक्शन सिर्फ मैनेजमेंट करेगी, डूइंग फंक्शन सिर्फ वर्कर करेगा। उस जमाने में सही था, पर आजकल ये सब लागू नहीं होता। क्यों बताता हूं मैं। जब वर्कर्स काम करते हैं गाड़ी में, अब फोर्ड वालों को, आजकल तो गाड़ी बहुत फास्ट डिजाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। आज से 15-20 साल पहले फोर्ड का कमेंट था कि उनको एक नया कार को डिजाइन करने को 3 साल लगता है। फिर उन्होंने एक आइडिया किया। उन्होंने तो डिजाइन अपने हिसाब से किया, लेकिन उनको थोड़ी पता मशीन के कैलिब्रेशंस क्या है। तो वर्कर जो काम करता है मशीन में, उसको कठिनाई हो सकता है। तुम देखोगे ना, टोयोटा गाड़ी का सर्विसिंग करना बहुत आसान है, क्योंकि उसको ऐसा बनाया है कि आगे चलकर सर्विस करना भी इजी पड़ता है। लेकिन वही फोर्ड कार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो बना तो लिया, लेकिन उसको सर्विस करना डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू टोयोटा की गाड़ियां। क्योंकि टोयोटा वाले गाड़ी बेचने के बाद सर्विस का भी सोचते हैं, इतना आगे का वो लोग सोचते हैं। तो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलता है कि जो थिंकिंग, तो इसने क्या किया फोर्ड ने, जब रिसर्च हो रहा था गाड़ी को डिजाइन, तो वर्कर्स को बुलाया। बोला कि हम यदि ऐसा डिजाइन करें तो तुम्हारे मशीन में क्या फर्क पड़ेगा। तो मशीन वर्कर्स के इनपुट लिए, जिसके वजह से इनका काम जो 3 साल लगता था वो 2 साल में कन्वर्ट हो गया, फास्ट हो गया। आजकल तो 1-1.5 साल में बन जाता है। लेकिन टेलर ने मना किया ऐसा। टेलर ने क्या बोला, वर्कर्स का थिंकिंग में कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, और मैनेजमेंट का प्रोडक्शन में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट सिर्फ प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे, जिसको PPC बोलते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे और वर्कर्स एक्चुअल मशीन में काम करके आउटपुट लाएंगे। दोनों का जवाबदारी एकदम अलग। आया समझ में। जैसे कि वो वाली बात है, जो एक कंपनी में डॉक्टर ले रहता है, सर्जरी चल रहा है, एनेस्थीसिया वाला सिर्फ एनेस्थीसिया देगा, उसके ऊपर कुछ करेगा नहीं। जो सर्जन है वो सर्जरी करेगा। सो एनेस्थीसिया और सर्जन के बीच का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। बस एनेस्थीसिया बेहोश करेगा सामने वाले को, और सर्जन सर्जरी करेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से टेलर ने दोनों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे तरीके से अलग कर दिया। और लास्ट में डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। जैसे इन्होंने क्या किया, प्रोडक्टिविटी और रेम्यूनरेशन को जोड़ दिया। तभी क्या था उस समय,
पगार दिन का 100 रुपया 150 रुपया ऐसे देते थे। टेलर ने क्या आइडिया किया, टेलर ने बोला कि एक काम करते हैं, मैंने तुमको ऑलरेडी एग्जांपल दिया है कि दिन में सपोजिटली वर्कर को टारगेट दिया तुमने 100 पेन बनाओ और एक पेन का 1 रुपया दो। यदि वर्कर ने 83% टारगेट अचीव किया तो उसको 100 रुपया दो। 17% कम, मतलब 83 और 100% के बीच में टारगेट अचीव किया ना, तो वर्कर को 100 रुपए दो। लेकिन वर्कर ने 100 पेन टारगेट दिया, 100 अचीव किया, तो 120 रुपया उसको दो, 20% ज्यादा दो क्योंकि उसने टारगेट अचीव किया। और वर्कर ने 100 और 120, तुमने 100 पेन बोला और वर्कर ने 110% बनाया, तो उसको 130%, मतलब 33% पेमेंट दो। इससे क्या होगा कि वर्कर आउटपुट ज्यादा लाएगा। तो ये टेलर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने प्रोडक्टिविटी और जो आउटपुट लाता है वर्कर और पगार आउटपुट के हिसाब से देने का काम। लेकिन ये कहाँ पे लागू होगा? पेन में लागू होगा, इडली में लागू होगा, फटाके जो बनाते हैं उसमें लागू होगा, एरोप्लेन बनाते तो कैसे लागू होगा? ठीक है ना? शिप बनाने के तो कैसे लागू होगा? 6-6 महीने लगते हैं एक शिप बनाने। सो वहां पे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में पॉसिबल है। तो इस प्रकार से इन्होंने 7वां पॉइंट कहा। क्या सबको ये 7 पॉइंट समझ में आए? यस और नो? कंफर्म करो, सबको ये समझ में आया? यस और नो? यस सर। अभी इसके लिए मैंने एक स्टोरी डिजाइन किया है, तुम देखो यदि तुमको कनेक्ट होता है तो। कल सवेरे डिजाइन हुआ है, तुम्हारे हिसाब से भी स्टोरी बना सकते हो। ये मेरे हिसाब से पिछले साल बनाया था, उसको पूरे तरीके से मैंने मॉडिफाई कर दिया। साइंस प्रैक्टिकल एंड आइंस्टाइन नाम की स्टोरी है। याद रखो, कभी भी स्टोरी तुम जब डिजाइन करोगे तो जो मैं टेलर का सोच रहा था, जो सुई धागा का काम करता है उसके हिसाब से बनाओ, लेकिन साइंस प्रैक्टिकल का मुझे लगा ज्यादा कनेक्ट होगा। लेट अस सी द स्टोरी। पहले क्या स्टोरी है? ट्रू साइंस ऑफ मैनेजमेंट, या ऐसे सोचो साइंटिफिक नॉट रूल ऑफ थंब है पॉइंट नंबर 1। इसको मैं पहले ये कर दूं, ठीक है? सो जो पॉइंट नंबर 1 है, साइंटिफिक नॉट रूल ऑफ थंब में ऐसा सोचो, टीचर, साइंस की टीचर है, वो प्लान करती है साइंस प्रैक्टिकल। तुम्हारा स्कूल में प्रैक्टिकल होता था? यस और नो? प्रैक्टिकल होता था तुम्हारा? यस सर। तो ऐसा सोचो कि वो साइंस का प्रैक्टिकल डिसाइड करती है और थंब से पॉइंट आउट करती है, जाओ उस रूम में जाओ, ठीक है ना? एक सेकंड, तुमको मैं एक आइडिया बताता हूँ जिससे, हाँ, ये टीचर थंब पॉइंट आउट करती है कि जाओ प्रैक्टिकल के रूम में, सबको भेजती है। सबको पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? साइंस की टीचर है, साइंस प्रैक्टिकल, साइंटिफिक प्रैक्टिकल बोलती है सबको रूम में जाने, और रूम की तरफ थंब से पॉइंट आउट करती है, जाओ रूम में। क्या सबको ये समझ में आया? यस और नो? पॉइंट नंबर 1। यस सर। पॉइंट नंबर 2 थोड़ा सिली लग सकता है, लेकिन फिर भी सिली चीजें याद रहते हैं। और साइंस के प्रैक्टिकल के रूम के बाहर टीचर क्या करती है? हारमोनियम बजाती है। मतलब बच्चे लोग अंदर प्रैक्टिकल करते रहते हैं, फिजिक्स का प्रैक्टिकल है, और ये टीचर साइंस, तुमको इमेजिनेशन भी आसानी होगा सोचने में। सोचो ना, साइंस की टीचर है, प्रैक्टिकल का जो रूम है उसके बाहर हारमोनियम बजा रही है। हारमोनी, पॉइंट हारमोनी है, ठीक है ना? तुम बोलोगे थोड़ा सिली स्टोरी, याद रखो मैं बोलूं टीचर जाती है फिर बच्चे लोग आते हैं, तुम तो भूल जाओगे, बट हारमोनी विजुअल इमेज भी बढ़िया है याद रख के लिए। इसलिए ऐसा सोचो, टीचर पहले साइंस प्रैक्टिकल रखती है, थंब से पॉइंट आउट करती है, जाओ रूम में, बच्चे लोग जाते हैं, टीचर फिर प्रैक्टिकल रूम के यहाँ पहुंचती है, बाहर हारमोनियम बजाना शुरू करती है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल होता है रूम के घड़ी के अंदर जो है रिवॉल्यूशन, जो घड़ी का रिवॉल्यूशन स्टडी करते हैं और मेंटली कैलकुलेट करते हैं कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना? समझ में आया? तो मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल घड़ी का रहता है, घड़ी के अंदर का जो रिवॉल्यूशन है वो स्टडी करते हैं, और उसको कितना टाइम लगता है उसका मेंटली कैलकुलेट करते हैं। क्या सबको समझ में आया ये? यस और नो? क्या सबको समझ में आया? यस और नो? यस सर। सो पहला क्या है, टीचर क्या कहाँ भेजती है? साइंस के प्रैक्टिकल के लिए, साइंटिफिक तुमको थंब से पॉइंट आउट करती है, रूल ऑफ थंब। फिर टीचर प्रैक्टिकल के रूम के बाद टाइम, मतलब आधा 1 घंटा का टाइम रहता है, तब तक हारमोनियम का प्रैक्टिस करती है।
बच्चे लोग अंदर फिजिक्स का प्रैक्टिकल रहता है, घड़ी का जो रेवोल्यूशन है उसका कितना टाइम लगता है उसका मेंटली कैलकुलेट करते हैं। और चौथा, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स। टीचर क्या बोलती है फिर, जब टीचर का हारमोनियम बजा के हो जाता है, बच्चों का भी प्रैक्टिकल हो जाता है, टीचर अंदर जाती है और बोलती है कि तुम लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स को मैं साइंटिफिकली सिलेक्ट करूंगी फिजिक्स ओलंपियाड के लिए। क्या तुमने ओलंपियाड के बारे में नाम सुना है? क्या ओलंपियाड का नाम सुना है तुम लोगों ने? साइंस ओलंपियाड का नाम सुना है? कंफर्म करो, यस और नो। यस सर। तो टीचर जब रूम के अंदर जाती है और बोलती है तुम लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स को मैं साइंटिफिकली सिलेक्ट करूंगी फिजिक्स के ओलंपियाड के लिए, ठीक है। उतने में आइंस्टाइन आते हैं और बोलते हैं कि जिनको सेलेक्ट करेगी उनका साइंटिफिक ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जवाबदारी मेरी। आइंस्टाइन उतने में रूम में आ जाते हैं। अब कब आते कैसे आते बस इमेजिन करो। सो पॉइंट नंबर 1 क्या है बताओ? साइंस की टीचर है, साइंस प्रैक्टिस। देखो बेटा इसको ये बच्चे लोग अक्सर छोड़ देते हैं क्योंकि बच्चे लोग को ये पॉइंट बहुत हेवी जाता है। सो ज्यादा नहीं, इसको मुझे लगा करीबन 3 घंटा सोचने के लिए, थिंकिंग, राइटिंग, स्ट्रक्चरिंग, फोटोज, डिजाइनिंग, एनिमेशन, पॉइंटिंग, बहुत सारी चीजें हैं। 2 इसके और अगला मिलाकर 3-4 घंटा लगा। सो साइंटिफिक साइंस की टीचर है, साइंस का प्रैक्टिकल डिसाइड करती है, थंब से पॉइंट आउट करती है रूम को। बच्चे लोग जाते हैं, टीचर रूम के बाहर हारमोनियम प्ले करती है, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। बच्चे लोग अंदर रेवोल्यूशन स्टडी करते हैं और मेंटली मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हो जाता है प्रैक्टिकल, टीचर अंदर जाती है, बोलती मैं तुमको साइंटिफिकली सिलेक्ट करूंगी फिजिक्स ओलंपियाड के लिए ऑफ वर्कर्स, ठीक है। उतने में आंसर आते हैं, इनको साइंटिफिक ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जवाबदारी मेरी। यहाँ तक सबको स्टोरी समझ में आया, यस और नो? Yes, sir. फिर नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उतने में आइंस्टाइन बोलते हैं क्लास को 2 डिवीजन में बांटो, एक डिवीजन में बॉयज और एक डिवीजन में गर्ल्स, मतलब 2 भाग में बांटने को बोलते हैं। डिवीजन में बांटने के रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर को देते हैं। अभी आइंस्टाइन क्या बोलते हैं इधर कि उसके पहले टीचर बोलती है बच्चों को फिजिक्स ओलंपियाड के लिए साइंटिफिक सिलेक्शन में करूंगी। आइंस्टाइन आते हैं और बोलते हैं जिन स्टूडेंट्स को तुमने सिलेक्ट किया उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में करूंगा। फिर आइंस्टाइन बोलते हैं एक काम करो, क्लास को डिवाइड करो 2 भाग में, बॉयज और गर्ल्स को ऐसे 2 भाग में डिवाइड करो। ये डिवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो टीचर को देते हैं। डिवाइड मतलब डिवीजन, ठीक है। 2 डिवीजन, या तुम्हारे स्कूल में 2 डिवीजन थे ए और बी, तो सोचो ए डिवीजन में बॉयज, बी डिवीजन में गर्ल्स। और फिर लास्ट में बोलते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड की अभी जवाबदारी मेरी है ट्रेन करने की, लेकिन तुमको ट्रेन करने से पहले, मतलब बच्चों को बोलते हैं तुमको ट्रेन करने से पहले मुझे स्कूल को, जो कि एम्प्लॉयर है, और टीचर जो एम्प्लॉय है, उनको एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा, और ताकि वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी से काम कर सके। सो 5वां 6वां 7वां पॉइंट ऐसा है कि आइंस्टाइन क्या बोलते हैं, उसके पहले टीचर बोलती है मैं साइंटिफिकली सेलेक्ट करूंगी स्टूडेंट्स को फिजिक्स ओलंपियाड के लिए। आइंस्टाइन आते हैं और बोलते हैं ठीक है, जिसको तुम सिलेक्ट करोगी उनका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का जवाबदारी मेरा है। फिर वो टीचर को बोलते हैं तुम स्टूडेंट्स को 2 डिवीजन में बांटो, ए और बी, ए में बॉयज, बी में गर्ल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी में तुमको दे रहा हूँ बांटने का। और फिर बोलते हैं मेरी एक शर्त है, ट्रेनिंग से पहले मैं चाहूंगा कि स्कूल जो कि एम्प्लॉयर है, टीचर जो कि एम्प्लॉय है, इनको ट्रेन कर सकूं पहले, बच्चों को फिजिक्स ओलंपियाड के ट्रेनिंग से पहले, ताकि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को इसलिए ट्रेनिंग की जरूरत है ताकि एफिशिएंसी बढ़ाऊंगा, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ाऊंगा, ताकि टीचर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दे सके स्कूल में। लॉजिक सबको समझ में आया, यस और नो स्टोरी का? Yes, sir. तो स्टोरी को तुम घुमा भी सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, नया भी क्रिएट कर सकते हैं, पूरा तुम पर है। हमको जैसे क्रिएटिविटी आता है वैसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।